am आयुष शर्मा। आज एससी वर्मा का यूनिट डायमेंशंस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एससी वर्मा तो ये सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 पेज नंबर लिखा हुआ है, एक एक करके क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखेंगे पहला, the following sets cannot enter to the fundamental quantities any system। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कहते हैं तीन आपको क्वांटिटीज दे दी, कौन सा फंडामेंटल सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बन सकता। देखिए सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इस तरीके से बनते हैं कि अगर हम वो आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जैसे अगर हम लेंथ डिफाइन करते हैं और टाइम डिफाइन करते हैं तो हमें वेलोसिटी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी में, वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरह से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला लेंथ मास वेलोसिटी, लेंथ टाइम वेलोसिटी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन है लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। अगर मैं लेंथ डिफाइन कर चुका हूँ और मैं टाइम डिफाइन कर चुका हूँ तो मुझे वेलोसिटी को फंडामेंटल बोलने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी डिराइव्ड हो जाएगी। वेलोसिटी लेंथ बाय टाइम का डायमेंशन होगा, लेंथ बाय टाइम का जो डायमेंशन है तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी डिराइव्ड। तो बी ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शंस लेंथ मास वेलोसिटी, तो लेंथ और वेलोसिटी किया तो टाइम डिराइव्ड हो जाएगा, लेकिन मास फंडामेंटल हो सकता है। थर्ड है मास टाइम वेलोसिटी, ये ठीक है। लेंथ टाइम मास भी ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फिजिकल क्वांटिटी एन यू, एन यूनिट है और यू न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए हमें पता होता है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं एन यू, एन न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यू उसका यूनिट होता है। तो आपसे पूछते हैं एन और यू का रिलेशन पूछते हैं। तो देखिए एग्जांपल से लेते हैं इसको। सपोज मैंने किसी का मास जो मेजर किया, तो मास मेजर किया तो आया 1 kg। अब इस 1 kg को ग्राम्स में कैसे लिखूंगा, 1000 ग्राम। तो एन जो है वो 1000 टाइम्स हो गया, यानी एन बढ़ गया। अब kg से मैं ग्राम पे आऊँ। अच्छा, अगर इसको तरह रेशो निकाल लूँ, उसको मैं n1 कहूँ, तो n1 आएगा 1 और n2 आएगा 1000। तो u1 है kg और u2 है ग्राम। अगर इसका रेशो करें n2 बाय n1, अगर 1000 यहाँ करेंगे u2 बाय u1, ग्राम बाय 1000 ग्राम, यानी 1 बाय 1000 करके देखेंगे इसको। तो यहाँ दिख रहा है कि n2 बाय n1 का रेशो 1000 आ रहा है, u2 बाय u1 का 1 बाय 1000। तो क्लियरली n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा u के। तो जो ऑप्शन है उसको हम टिक कर देंगे। तो डी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक क्वांटिटी दी हुई है x, ma, lb और tc। अब इस तरह से बोला हुआ है कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कहते हैं क्वांटिटी मास m का, m के बारे में पूछा हुआ है कि m को हम कब डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ l, t, x। इनके टर्म्स में हम इसको कब इसके डायमेंशन दिखा सकते हैं। द क्वांटिटी मास, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला और दूसरा जनरल ऑप्शन है, ऑलवेज और नेवर। थर्ड और फोर्थ में ए के बारे में बात की हुई है, तो जरा देखते हैं। थर्ड में बोला हुआ है may be represented in terms of l and t and x if a is 0। बोला a 0 है तो मैं it may be represented। चौथा में बोला, फोर्थ में बोला है अगर a 0 नहीं है तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर a को ही 0 कर दो यहाँ पे, तो x m0 l b t c, तो x में m प्रेजेंट ही नहीं होगा, यानी m को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता फिर x और t में। यानी अगर a 0 नहीं है तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चार बातें पूछी हुई है किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में। तो नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट, डजंट एग्जिस्ट। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है, ये तो है ही। तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत होता है। ऑलवेज हैज अ यूनिट, हमेशा यूनिट होता है, ये भी गलत है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी बहुत रिलेटिव डेंसिटी है, जैसे इसका डायमेंशन नहीं होता ना, डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो यूनिट भी नहीं होता। बचा ए और सी, नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट। तो मे हैव अ यूनिट वाला ऑप्शन हम देख, आंसर ठीक है। कैसे, रीजन देता हूं। जैसे एंगल है, तो एंगल रेडियन में नापते हैं, एंगल का जो यूनिट है एसआई यूनिट अगर हम लें तो एंगल का 2D एंगल, सॉलिड प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन है। लेकिन अगर इसका डायमेंशन देखें तो ये डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट तो दिख रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मे हैव अ यूनिट। हो सकता है कि यूनिट हो, और ऐसा नहीं कि हमेशा यूनिट होता है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट भी नहीं होता ना, डायमेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ बोलते हैं आपको द यूनिटलेस क्वांटिटी। अभी बोला डायमेंशनलेस के बारे में बताओ, अभी बोल दिया यूनिटलेस। तो किसी भी यूनिटलेस क्वांटिटी का क्या डायमेंशन हो सकता है,
क्या हमेशा डायमेंशन होगा, कभी नहीं होगा, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए। तो अगर मैं बोल दूं यूनिटलेस क्वांटिटी तो उसका डायमेंशंस कभी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन वो ठीक होगा जिसमें लिखा है कि डायमेंशंस नहीं है। तो नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, मतलब ऑलवेज हैज अ जीरो डायमेंशन, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एक इंटीग्रल दिया हुआ है, कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, इसके मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं यूज करेंगे, इसमें बोला है डायमेंशनल एनालिसिस से इसके अंदर आप n का वैल्यू बताएं, n का वैल्यू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां से दिख रहा है ये dx, ये लेंथ का डायमेंशन है, और ये स्क्वायर ऑफ x है, और ये भी लेंथ का डायमेंशन है, रूट लगा हुआ है। तो लेंथ का डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो राइट वाली क्वांटिटी में डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अब साइन इनवर्स जो भी क्वांटिटी आएगी ये डायमेंशनलेस आएगी, तो बचता है ये। तो इस क्वांटिटी को भी ऐसा होना चाहिए कि ये डायमेंशनलेस हो, और ए जो है उसका लेंथ का डायमेंशन है उसमें, तो ए की पावर n क्या करें कि वो डायमेंशनलेस हो, तो n को 0 होना पड़ेगा यहाँ पे, तो n 0, ए करेक्ट। ऑब्जेक्टिव 2 MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 1 मल्टीपल करेक्ट थे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, इसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डायमेंशन दिए हुए हैं m(n)-1 t-2 मेक करस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कहते हैं किस किस में ये ऑप्शन जो है वो किसके डायमेंशन, किस फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन ही हो सकते हैं। तो वर्क डन, लीनियर मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन को लिख सकते हैं एफ डॉट एस, तो एफ एस लिख देते हैं, इसका डायमेंशन निकालने। आपका डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, SKL ml2t-2, ऐसा तो नहीं है। लीनियर मोमेंटम mv, मास मीटर पर सेकंड, ऐसा भी नहीं है। प्रेशर, लीनियर मोमेंटम तो स्मॉल p, कैपिटल P, ऐसे निकाल सकते हैं डायमेंशन। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया ml-1 t-2, बिल्कुल यही है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी बाय कैपिटल V वॉल्यूम, हाफ mv² से एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। L³ नीचे वॉल्यूम, ml-1 t-2 ये डायमेंशन है। तो C और D। चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, पूछते हैं करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करें। तो पहला, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी करेक्ट हो सकता है, करेक्ट हो और हो सकता है नहीं भी हो, तो हाँ पहला ऑप्शन ठीक है, इट मे बी करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, हाँ ये भी हो सकता है। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है वो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक। डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, तो डायमेंशनली जो इनकरेक्ट है वो भी इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, ऐसा होता है u की हाफ टी स्क्वायर, अभी एग्जैक्ट इक्वेशन यही है डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, ये डायमेंशनली करेक्ट अगर नहीं होती तो ये फिजिक्स में भी करेक्ट हो नहीं सकती थी, बट अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस से को यूज करें तो ये इक्वेशन भी करेक्ट हो जाएगी। बट ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट, बट वैसे ये इक्वेशन गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन चूज किया। लेकिन जो डायमेंशनली गलत हो जाए, जैसे ये
इसमें डायमेंशनली गलत है, तो फिजिक्स में तो ठीक हो ही नहीं सकती। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर 4 स्टेटमेंट दिए हुए, पूछते कौन कौन सा करेक्ट है। ऑल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटी के टर्म्स में बाकी सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज को, उसी को बेस क्वांटिटी कहते हैं। इसमें डिराइव्ड क्वांटिटी को जिनके टर्म्स में आप लिख सकते हो उसको कहते हैं बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। बी पढ़ा, बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक है। एक बेस क्वांटिटी को बाकियों के टर्म्स में नहीं लिख सकते। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो एमएलटी, मास लेंथ टाइम, डिफाइन आपने डिफाइन किया हुआ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास को लेंथ और टाइम या बाकी के टर्म्स में नहीं लिख सकते, क्योंकि बेस क्वांटिटीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। The dimension of a base quantity in other base quantity is always 0, वही बात है। The dimension of a derived quantity is never 0 in any base quantity। किसी भी derived quantity का हर base quantity में कुछ नॉन जीरो नंबर होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो LT-1, अब इसमें दिख रहा है M भी 0 है, A भी 0 है, और बाकी सारी बची हुई क्वांटिटीज उसमें डायमेंशन इसकी 0 है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये ऑब्जेक्टिव 2। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायमेंशन ऑफ। डायमेंशन पूछी हुई लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम होता है P = m × v। मास मीटर पर सेकंड, उसके लिए फ्रीक्वेंसी f लिख सकते हैं या न्यू लिखें। 1 टाइम पर सेकंड यूनिट होता है हर्ट्ज पर सेकंड, T-1। प्रेशर मोल्स बाय एरिया, फोर्स mass into acceleration meter per second square by L square। Find the dimensions of angular speed omega। एंगुलर स्पीड क्या होती है? जैसे लीनियर स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस या डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे एंगुलर स्पीड होती है डेल्टा थीटा या डी थीटा बाय dt। अब इसकी यूनिट तो होती है डिग्री या रेडियन, बस इसका डायमेंशन नहीं होता, पर इसका डायमेंशन होता है पर सेकंड, सॉरी सेकंड, तो आ जाएगा T-1 m0 L0 T-1। जब लिख नहीं रहे उसमें m नहीं लिखा है, L नहीं लिखा है, A नहीं लिखा, मतलब उसमें डायमेंशन इसके 0 होते हैं जो नहीं लिखा हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डायमेंशंस के लिए डेल्टा ओमेगा या ओमेगा एक ही डायमेंशन होंगे, तो T-1 बाय T-2। प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर को निकाल चुके हैं, प्रेशर नहीं सॉरी टॉर्क। टॉर्क F क्रॉस R है, वैसे यहाँ पे FR लिख लेते हैं डायमेंशंस के लिए। मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट इनर्शिया को अभी आप mr² लिख सकते हैं, अलग अलग बॉडीज का अलग अलग होगा। mr² किसी एक पॉइंट के लिए mr²। सब सिंबल दिए हुए हैं, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, बट टाइम के साथ आपको ये आ जाएगा। The dimension of electric field, magnetic field and magnetic permeability। तो ये पार्ट में बोला है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड F = QE। सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस निकालने का। तो E F/Q, जो E का डायमेंशन होगा वो होगा F का डायमेंशन बाय Q का डायमेंशन। तो F का डायमेंशन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन से, QAT।
बी के डायमेंशन बोले मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। अब इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे F इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर क्यू वी क्रॉस वी होता है, तो इधर हमने डायमेंशन के लिए वी भी ले लिया। तो बी निकालना है यहाँ से, बी आएगा डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ एफ बाय डायमेंशन ऑफ क्यू, डायमेंशन ऑफ वी। ये सब डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए ये लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए चीज। ये जो लगाया हमने इसका मतलब हमें सिर्फ डायमेंशंस, ये इक्वेशन सिर्फ डायमेंशन के लिए हम कंसर्न है। तो मैं नीचे ही हो गया। सी पार्ट में पूछते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बहुत सारे हम तरीके से निकाल सकते हैं, दिया हुआ बुक में इस तरीके से निकाल देते हैं इजीएस्ट। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये है फ्री स्पेस की, इसको निकालना है। तो बी का डायमेंशन 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, ए लेंथ का डायमेंशन होगा इसका बाय आई। तो बी का डायमेंशन अभी निकाला है, नीचे आई मतलब ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, on the dimensions of electric dipole moment, magnetic dipole moment। तो फोर्थ में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट q into distance 2a, डिस्टेंस के डायमेंशन है और ये चार्ज के। और डायपोल मोमेंट को पीछे दिखाते हैं, तो इसके अगर मुझे डायमेंशन निकालने हो तो इसके डायमेंशन और a के डायमेंशन, ठीक है। 2 के डायमेंशन की जरूरत नहीं है, 2 डायमेंशन लेस है। q डायमेंशन 1 है, m में 0 है। बी में कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m करंट इनटू एरिया, करंट के a एरिया l स्क्वायर, बाकी जो बच गया उसमें 0 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन h न्यू, E is equal to h न्यू। इसमें h होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसको लिख सकते हैं h is equal to E by न्यू। E के डायमेंशन होते हैं न्यू के डायमेंशन होते हैं फ्रीक्वेंसी t-1, बता चुका हूं मैं पिछले, सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस चल रहा है। तो m l minus 2 t minus 2 minus 1 minus 1। क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट निकालने को बोला है, एक पार्ट में, दूसरे में अल्फा का। और करते हैं एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहले में ए पार्ट में 6 का एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का यूनिट निकालना है। तो क्यू होता है या डेल्टा क्यू होता है एम सी डेल्टा टी। इसमें क्यू एनर्जी है, मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी को निकाल देंगे। इसका अगर मुझे यूनिट निकालना है तो यूनिट ऑफ क्यू एम डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा क्यू एनर्जी, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से कर सकते हो आप, तो एम वी स्क्वायर ये हो जाएगा m0 L2 t-2 k-1। ठीक है। बी पार्ट में देखते हैं, तो बी पार्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, अल्फा निकालना है, अल्फा का डायमेंशन निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से L माइनस L0 बाय L0 डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। सीधा दिख रहा है हमें यहाँ पे, इनका यूनिट इसका यूनिट सेम। तो अगर मुझे अल्फा का डायमेंशन निकालना हो तो अल्फा का डायमेंशन आएगा 1 बाय डेल्टा टी का डायमेंशन
यानी k-1। सी में बोलते हैं द गैस कांस्टेंट R, तो R का निकालना है कोफिशिएंट, यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV NRT। तो हमें निकालना है गैस कांस्टेंट का कोफिशिएंट R का, तो रहेगा P V N और T। तो PV NRT में PV बाय NT का, तो P होता है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया L स्क्वायर, वॉल्यूम L क्यूब, एन मोल, P केल्विन। ये आ जाएगा M L स्क्वायर T-2 पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं फोर्स, लेंथ और टाइम का फंडामेंटल यूनिट मान के, क्वांटिटीज मान के डायमेंशन निकालें, डेंसिटी के, प्रेशर के, मोमेंटम के और एनर्जी के। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे बोला हुआ डेंसिटी के निकालें और दिया हुआ फोर्स, लेंथ, टाइम, तो डेंसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन बनाएंगे। तो डायमेंशनल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में रो मींस ये डेंसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू के, आप एक कांस्टेंट ले लेंगे। फिर जो जो चीजें बोली, बोला फोर्स बोला है, लेंथ बोला है और टाइम बोला, तो फोर्स का पावर ए, लेंथ का बी और टाइम का सी करके आप उसको वहां से ABC फाइंड कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन है। तो 4 पार्ट दिए, करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है, ए पार्ट में डेंसिटी का निकाला, तो डेंसिटी रो के, फोर्स ए, लेंथ बी और टाइम सी, बस इक्वेट करना होता है और कुछ नहीं। तो रो डेंसिटी है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल बी। एन ए एल ए प्लस बी T minus 2A plus C M1 L minus 3 T0। ये आ गया 1 यहाँ से, A plus B आ गया -3, 1 plus B -3 -4 और -2A plus C is equal to 0। तो यहां से रो आ जाएगा के F1 L -4 T2, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट, डेंसिटी के बाद बोला हुआ है प्रेशर, तो प्रेशर देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, सीधा डायमेंशन ये लिखेंगे और हम यहाँ सॉल्व करके यहाँ पहुंच चुके हैं, तो सीधा डायमेंशन में यहाँ लिख दूंगा जो भी क्वांटिटी है, बाकी सीधा ये लिखकर इसको सॉल्व कर दूंगा। तो इस स्टेप को मैं इंपॉर्टेंट मान के स्टार्ट करता हूँ। तो बी में बोला है प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बाय एरिया, मास एक्सेलरेशन बाय एरिया। दिख रहा है आपको? तो ये आ जाएगा M -1 2 -2। तो ये आएगा 1 A plus B -1 इन चीजों को बस डायमेंशन हम यहाँ बना देंगे। तो आएगा प्रेशर के फोर्स 1 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम, सी पार्ट में मोमेंटम बोला है m × v, मास टाइम्स वेलोसिटी, मास वेलोसिटी मीटर पर सेकंड।
सेम स्टेप्स लूंगा। मोमेंटम आ जाएगा के फोर्स 1 L0 और T1। ये पार्ट बोलते हैं एनर्जी निकालूं, एनर्जी के ऐसे कर एक एक्सप्रेशन निकालें। एनर्जी ठीक है, एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरीके से वही वाला स्टेप लूंगा। ये हो गया 1, ए प्लस बी हो गया 2, 1 प्लस बी हो गया -2 प्लस सी -2 0। अब मैं लिख रहा हूँ इधर मोमेंटम स्मॉल p लिख रहा हूँ, मोमेंटम k F1 देख रहे F1 L1 T0। एट क्वेश्चन में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत है इसमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेल नोन वैल्यू है। कहते हैं इसका वैल्यू निकाले सेंटीमीटर, g का वैल्यू निकाले सेंटीमीटर पर मिनट के स्क्वायर में, पर मिनट स्क्वायर में सॉरी। तो इससे इसका वैल्यू निकालें। तो करने का तरीका होता है, बता रहा हूँ कैसे करते हैं। कोई भी क्वांटिटी जो भी है वो क्यू ही रहेगी अगर उसका हम यूनिट चेंज कर लेते हैं, लेकिन होगा क्या जब हम उसका U2 चेंज करेंगे। तो N1 U1 था, तो अगर हमने U1 को U2 किया तो N1 N2 हो जाएगा। अब किस तरीके से होगा इसको देखते, करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। निकालना क्या है, देखिए ये N1 है और ये U1 है, इस तरीके से समझ सकते हैं। N1 है 10 और U1 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। N2 निकालना है और U2 दिया हुआ है ऊपर सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ओके, पहले डायमेंशन निकालते हैं। जी का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 0 है इसमें। अगर अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह से बनाता हूँ, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट करके, तो N1 दिया हुआ है मुझे 10 और N2 मुझे निकालना है। N1 10 दिया हुआ है, N2 मुझे निकालना है। इसके बाद L1 जो है वो है मीटर, या हम लिख सकते हैं, और L2 जो है वो है सेंटीमीटर। T1 सेकेंड और T2 मिनट। तो 1 मिनट में 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। कन्वर्ट किया है इसको। अब यहाँ से मुझे निकालना है N2, तो यहाँ से N2 को लिख सकते हैं N1 U1 by U2। मुझे निकालना है N2, N1 है 10, U1 by U2 में पहला यूनिट ये, यहाँ से देखेंगे L, तो L1 by L2 1, U1 by U2 है तो L1 by L2 1 पावर, T1 by T2 -2, मतलब सॉल्व करना है। 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बचा 100 to the power 1 टाइम्स S upon 60S, 1 by 60 to the power -2। तो ये ऊपर चला जाएगा 60 का स्क्वायर, तो इंटू हो जाएगा 10 into 100 into 3600। इसको लिखेंगे 36 into
10 to the power 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसी तरीके से करेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल और लेपर्ड 70। तो स्नेल और लेपर्ड का स्पीड दिया हुआ है माइल्स पर आवर में, बोला स्पीड ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें। तो पहले स्नेल को लेते हैं। स्पीड का जो डायमेंशन पहले पता होना चाहिए, इसी तरीके से करना है। Q_N1 U1 प्लस N2 U2 इस तरीके से लिखेंगे। फाइंड करना होता है N2 फाइंड करना है, तो N1 U1 by U2। स्नेल का जो स्पीड बोला हुआ है क्वेश्चन में, वो बोला हुआ है 0.02 माइल्स पर आवर, 0.02 माइल्स पर आवर। N1 है 0.02, 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो L1 माइल्स 1 माइल, T1 R 1 R, N2 निकालना है मुझे, N2 SI यूनिट में करना है, मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर T2 सेकंड, 1 R is equal to 3600 सेकंड, 1 माइल 1609 मीटर, 1.6 किलोमीटर होते हैं माइल में, तो 1609 के आसपास मीटर होते हैं इसमें। अब बस पुट करना है और सॉल्व करना है। तो कैसे पुट करेंगे? N2 N1 कितना है 0.02, LT माइनस 1, तो L1 by L2, U1 by U2 कर रहा हूँ, T1 by T2 माइनस 1 N2 0.02 L1 माइल, तो माइल को लिख सकते हैं 1609 मीटर, और L2 1 मीटर, T1 3600 सेकेंड, 1 सेकेंड माइनस 1 मीटर, L2 आ जाएगा 0.02 1609 3600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पूछा लेपर्ड के लिए, वो खुद कर लेंगे, करना क्या है उसमें बता रहा हूँ। तो लेपर्ड के लिए बोला है, स्पीड दे रखी है आपको 70 माइल्स पर आवर। अब 70 माइल्स पर आवर में N1 हो गया माइल 70, ठीक है, L1 माइल सेम चीज लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सब चीज सेम होंगी यहाँ पे, बस ये चेंज हो जाएगा, 0.02 की जगह आ जाएगा 70। तो सॉल्व करेंगे इसको।